अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। पीडीएम अपने अंदर ही तजादात से लड़ रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद दोबारा पीडीएम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और सारों का फोकस जो है तनकीद का वो पीपल्स पार्टी है। मगर क्या सिर्फ पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी एक जमात है जिसने बकौल मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है? तो जवाब है नहीं। एक और जमात भी है और उसका नाम है अवामी नेशनल पार्टी। अब पीडीएम क्या बरकरार रहेगा, क्या पीडीएम टूट जाएगा? थोड़ी थोड़ी बातों के बाद, थोड़े थोड़े दिनों के बाद कोई पीडीएम के अंदर इख्तलाफात होते हैं। कोई जमात इत्तेहाद के फ़ैसलों से या इत्तेहाद के अंदर पाई जाने वाले राय के अगेंस्ट जाती है तो फिर वो होता है कि जनाब इत्तेहाद टूट गया। आपको याद होगा कि जो पीडीएम का पहला मरहला था तहरीक का, उस मरहले में भी जब एक लीडर जो है किसी जलसे में नहीं आते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आते थे, या मरियम नवाज़ कहाँ नहीं जा पाती थी, या मौलाना फजल रहमान साहब बवजह लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श वाले जलसे में नहीं गए थे, तब भी ये कहा जाता था कि पीडीएम टूट गया, पीडीएम टूट गई। और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कई बार उस पर जलसों में तमस्खर भी उन्होंने उड़ाया। इमरान खान साहब का, पीटीआई का, उन्होंने उनका वो जो नकलें भी उतारी थी, आपको याद होगा। तो तब तो कुछ इस तरह के इख्तलाफात नहीं थे, तब तो पीडीएम अभी पहले मरहले में था। अभी मामलात जो हैं वो आगे बढ़ने थे पीडीएम के, तो वो ज़ाहिर है बढ़ने थे तो बढ़े। लेकिन अब पीडीएम जो है वो जहां पहुंचा आकर, तो ये एक संजीदा लगने लग गया सबको कि पीडीएम टूट जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ जो सामने आ रही वो ये बार बार और हर तरफ ये आ रही है कि जनाब पीडीएम की एक जमात पीपल्स पार्टी जो है, वो मौलाना साहब ने भी कहा उस दिन, बाकी लोगों ने भी कि जनाब 9 जमातों का फ़ैसला एक तरफ है और पीपल्स पार्टी का एक तरफ है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई हकीकत है? तो जवाब ये है कि नहीं। अब पीडीएम बना जब था तो उसमें 11 जमातें थीं। उसमें एक जमात थी पख्तून जमात, तो नहीं थी, बहरहाल एक वो इंडिपेंडेंट 2 अरकान थे जो जिनका ताल्लुक़ पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से है, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर साहब, और वो इंडिपेंडेंट हैसियत में कौमी असम्बली में बैठे हैं और वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की हैसियत में अपोजिशन के साथ होते हैं और तकरीबन हर मामले में पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो ये पीडीएम के जो एपीसी थी, इनको मदऊ किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जो उसमें थी मेज़बानी में, उस एपीसी में शरीक भी हुए और उसके बाद उनको हिस्सा भी बनाया गया, समझा गया कि जनाब ये पीडीएम का हिस्सा होंगे। मगर बहरहाल आगे 1-2 इजलासों के बाद इनको मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है उनसे पूछा कि जनाब आप किसकी तरफ से हैं? तो उन्होंने कहा हम साइंस की तरफ से। वो याद है ना 3 इडियट वाला एक सीन। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अपने आज़ाद हैसियत में इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप या इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं। बहरहाल वो एक मौलाना साहब का कुछ पर्सनैलिटी का क्लैश भी था उनके साथ, और एक लोकल पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे वो फाटा का मर्जर चाहते थे। मौलाना फजल रहमान साहब जो है फाटा मर्जर के ख़िलाफ़ थे वगैरह वगैरह। तो उस वजह से भी बहरहाल तो ये लोग उसका हिस्सा ना रह सके, तो पीडीएम में रह गई बाकी 10 जमातें। 10 जमातों में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी। अच्छा, शेख रशीद साहब से कोई मेरा 500 रुपये कोई ले ले, क्योंकि शेख साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर पीडीएम की कोई 10 जमातों के नाम बता दे तो फिर मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। तो शेख से अगर इनाम वसूल कोई भी मेरा इस्लामाबाद का सहाफ़ी दोस्त जो अगर सुन ले तो फिर वो 10 जमातों के नाम मैं बता रहा हूँ, तो वो शेख साहब से वो जो है वो इनाम ले ले, या अगर वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक शेख साहब की वो शेखी थी तो फिर और बात है। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी बिजनजो, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी चकज़ई साहब वाली, जमीयत उलमा पाकिस्तान वो जो शाह अवैस नूरानी साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ये साजिद मीर साहब, ये क्योंकि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर बनते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात है, बस नाम अलग हैं लेकिन देखने में 2 हैं एक ही, क्योंकि साजिद मीर साहब हर सेनेट इलेक्शन में जब वो रिटायर होते तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट से उनको मुंतखब करवाते हैं। तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हो गई, कौमी वतन पार्टी शेरपाव साहब वाली, और फिर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब वाली। अब इसमें ये जो चीज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले मामला हो या उससे पहले जो इस्तीफ़ों वाला मामला हो, तो उसमें पीडीएम में जो चीज़ें ज़ाहिर बाद में फिर वो जो फ़ैसला हो जाता है वो तो सारी जमातें या तो इत्तेफाक राय से करती हैं या फिर बल्कि अक्सरियत राय का तो कोई ये पीपल्स पार्टी का दावा है। और हमारी कुछ दिन पहले कमरुज़्ज़मान कारा साहब के साथ तफसीली बैठक हुई थी, गपशप हुई थी, जिसमें उनका ये दावा था कि पीडीएम में अक्सरियत राय
का से फैसला नहीं हो सकता। हमने पूछा भी क्यों नहीं हो सकता, जमहूरियत तो यही, उन्होंने कहा कि जनाब पीडीएम को जब बनाया गया था तो उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अक्सरियत राय के बजाय इत्तफाक राय से फैसले होंगे ताकि इत्तेहाद बरकरार रहे, क्योंकि इस्तीफ़े वाला मामला शुरू में ही आ गया था। तो इसी वजह से सारी जमातों ने इस बात से इत्तफाक किया था। तो बहरहाल वो ये बात कर रहे थे जब वो इस्तीफ़ों वाला मामला था कि जनाब आप लोग 9 जमातें एक तरफ हैं तो आप लोग एक तरफ हैं, तो उसमें आप इस्तीफ़ों पर क्यों मुखालफत करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक तो हम शुरू से इसके ख़िलाफ़ हैं, और दूसरा ये कि जो असल में पीडीएम का क़याम था तो उसमें जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि फ़ैसले इत्तफाक़ राय से होंगे। तो बहरहाल अब वो इसको उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी, तो उसकी कहीं से उस तरह तरदीद वगैरह नहीं आई, शायद कहीं से कोई कभी आ जाए मामला। बहरहाल तो बात ये थी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं वादा खिलाफ़ी की, एएनपी ने भी की है। और आज एहसन इकबाल साहब ने जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो वोट मिले हैं या वो जो बन गए हैं अपोजिशन लीडर, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी वादा खिलाफ़ी की है उनके लिए पीडीएम लीथल साबित होगा। अब इसका मतलब ये है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रह सकेंगे या उनके खिलाफ कड़ा एक्शन इत्तेहादियों के खिलाफ कोई और तो नहीं लिया जा सकता। ज़ाहिर है सियासी जमात में कोई हिस्सा होता है तो उसको जमात से निकाला जाता है। अगर कोई इत्तेहाद में हो तो इत्तेहाद में रहते हुए कोई सियासी जमात अगर इत्तेहाद के फ़ैसलों के अगेंस्ट जाए या कोई सोलो फ्लाइट करे तो फिर उसको निकाला जाता है। तो सवाल यही है कि वो कड़ा एक्शन क्या होगा। क्या पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी को निकाल देगी, तो क्या पीपल्स पार्टी को अकेले निकालेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अवामी नेशनल पार्टी के 2 वोट भी पड़े हैं, बाकी कुछ वोट वो जो आज़ाद वो दिलावर खान ने चमत्कार दिखाया, वही वो जो मैंने आपको पहले व्लॉग में कहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि सादिक संजरानी साहब ने कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जिस अरेंजमेंट के तहत वो कह रहे हैं कि जनाब गिलानी साहब को तो अपोजिशन लीडर बना दें, तो पीपल्स पार्टी को इधर लगा दें ताकि ये परसू ना करें। लेकिन बहरहाल मुकदमे को तो ये परसू करेंगे। गिलानी साहब ने कहा है कि जनाब मैं चेयरमैन सेनेट भी हूँ और मैं अपोजिशन लीडर भी हूँ। ये खैर नहीं मानता कि चेयरमैन सेनेट भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं। तो बहरहाल अब मामला ये है कि क्या पीडीएम में 2 बड़ी जमातों को, अवामी नेशनल पार्टी बेशक वो उसकी उस तरह वो नहीं रही अभी पार्लिमानी हैसियत, लेकिन बहरहाल केपीके में वो कई बार हुकूमत कर चुकी है और उसका रिवाइवल भी मुमकिन है। जिस तरह पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं रही तो एएनपी का भी है। तो एएनपी एक पाकिस्तान की बड़ी जमातों में उनका शुमार होता है, एक बड़ी लेगेसी है एएनपी की। तो क्या एएनपी को भी निकाल देंगे? तो या मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने जो उनका हल्का है ना, जहाँ जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ जैसे निकाल दिया था उनको, दावड़ साहब को और उनको, तो मुमकिन है कि एएनपी के साथ भी मौलाना फजल रहमान साहब के मामला के अच्छे नहीं चल रहे होते, तो मुमकिन है उनको भी निकाल दें। लेकिन बहरहाल तो ये है कि ये ऐसा होगा नहीं। अब पीडीएम के अंदर क्या चल रहा है, असल जो चीज़ है वो ये है कि पीडीएम के अंदर की सियासी जमातें, सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो रिवायती हरीफ नहीं है। पीडीएम के अंदर बैठी बाकी इत्तेहादी जमातें भी जितनी की हैं वो 2-2 की टोलियों की शक्ल में एक दूसरे की हरीफ ही हैं। मेंगल साहब उनके सामने है, अचकज़ई साहब बलूचिस्तान में, और वहाँ पर फिर एनपी भी है वो बिजुंजो साहब। ये तीनों एनपी और अचकज़ई साहब ज़रा एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। मेंगल साहब जो है वो उस तरह अचकज़ई साहब के करीब नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका मैंने बता दिया एएनपी के साथ है, और वहाँ पे उनका ज़ाहिर है मेंगल ग्रुप साहब के साथ भी उनका कोई ज़ाहिर सियासत क्योंकि हल्का एक होता है तो वहाँ पे ये एक दूसरे के जाती हैं अगेंस्ट। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हद तक नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, बाकी जमातें हो गई, तो ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स भी कर रही हैं अंदर बैठकर, इत्तेहाद के अंदर बैठकर। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि क्या जो पीडीएम है वो टूटेगा तो क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी बाहर जाएगी? तो जवाब अगर तो इंसाफ पे होगी बात, तो फिर अवामी नेशनल पार्टी ने भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। तो जवाब है कि पीडीएम टूटने नहीं जा रही। पीडीएम के अंदर कुछ चीज़ें दोबारा होंगी, रीसेटल होंगी, जो मुझे लग रहा है, और जिस पर राब्ते भी शुरू हो चुके हुए हैं कि और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होगी। बयानबाजी के बाद दोबारा आपने देखा कि वो जो एहसन इकबाल साहब की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद फौरी तौर पर गिलानी साहब भी आ गए मैदान में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी की पूरी लीडरशिप के साथ। तो वो जो था ना एक फार्मूला पुराना, जो पहले ये था कि जब इस्तीफे वाले मामले पर पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च वाला से वो जो मशरूत किया गया था उससे इनकार किया और वक्त मांगा, तो उसके बाद मुसलसल मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, इल्ज़ामात आयद करती रही, और पीपल्स पार्टी की तरफ से खामोशी थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिराजुल हक साहब के साथ जब मिले तब उन्होंने बात की, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी बयानात देना शुरू किए, जिसको मैंने कहा था कि सीज़ फायर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है। तो वो
अब ये नहीं हुआ, अब पीपल्स पार्टी ने इतना इंतज़ार नहीं किया। उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उधर से गिलानी साहब आकर बैठ जाते हैं। फिर वो उन्होंने गो कि उस तरह वो हमला नहीं किया जिस तरह एहसन इकबाल ने किया, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी एक पोजीशन दी है। और उस पोजीशन के बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब पीडीएम तो कायम रहेगा और पीडीएम टूटेगा नहीं, और हम सब साथ चलेंगे। और लग भी यही रहा है कि असल जो बड़ा मकसद है ना पीडीएम का, वो हासिल किए बगैर या उसके करीब जाए बगैर या इलेक्शनों के करीब जाए बगैर ये इत्तेहाद टूटेगा नहीं, ये इत्तेहाद रहेगा। लेकिन इसमें अभी बदमज़गी जो पैदा हुई है ना, इसको ख़त्म होने में कुछ दिन लगने हैं। और अब देखते हैं कि उसके लिए अब दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब कब मुतहरिक होते हैं या फिर मौलाना साहब की बस हो जाती है, क्योंकि रोज़ाना ये दोनों बड़ी जमातें लड़ती हैं और मौलाना साहब जो हैं वो अपनी लग जाते हैं सुलहजुई में। तो लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो जो इत्तेहाद टूटेगा तो नहीं, लेकिन अब कुछ दिनों तक इस इत्तेहाद में बदमज़गियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। तो बहरहाल ये मुद्दा था कि पीडीएम अंदर का, पीडीएम का मैंने जो तज़ादात थे पीडीएम के अंदर मौजूद, वो कोशिश की कि आज गुजारिश करूं कि पीडीएम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ रही हैं। अंदर बहुत ज़्यादा घोटाला है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है पीडीएम के अंदर, और इत्तेहादों में यही होता है। और क्योंकि पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैंने कई बार कहा कि ईदी ट्रस्ट तो है नहीं कि खैराती कोई काम कर रहे हो, तो ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पावर पॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है कि अपने अपने इत्तेहादियों को साथ भी रखो और फिर उनको ज़रा कोनी मार दो, किसी को इधर धकेल दो, किसी को इधर धकेल दो, और अपनी जगह भी बनाते रहो और फिर साथ साथ भी लिए फिरो। वो जो कुछ दिन पहले मैंने गुजारिश की थी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने इस्तीफ़े का शर्त रख कर पीपल्स पार्टी को दूर भी कर दिया और साथ भी रखा, यानी पीपल्स पार्टी को निकाला भी नहीं, अपनी पॉपुलैरिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए, और उधर से पीपल्स पार्टी जो है वो उसके ऊपर उसको वजाहतें देने पर मजबूर भी कर दिया। तो ये सारी जमातें तकरीबन यही कर रही हैं। तो पावर पॉलिटिक्स में यही होता है। तो बहरहाल तज़ादात बहुत ज़्यादा हैं पीडीएम के अंदर, लेकिन तज़ादात पर हावी है इनका मुश्तरका मफाद, जिसकी वजह से वो जब तक वो मफाद इनका हासिल नहीं होगा तब तक ये इत्तेहाद, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन तब तक मुझे इत्तेहाद कहीं जाता नज़र नहीं आ रहा। एआरडी कोई पुराना इत्तेहाद नहीं है, मुशर्रफ के ज़माने में बना था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उसमें दोनों बड़ी जमातें थी, बाकी सारी और दीगर जमातें थी। तब मौलाना साहब नहीं थे, इनकी जगह नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब थे, तो वो इस तरह सुलह करवाया करते थे। तो वो इत्तेहाद भी चलता रहा 7 साल, और जब इलेक्शन करीब आए तो फिर अलाइनमेंट्स अलग हो गई थी। नवाज शरीफ साहब जाकर एपीडीएम में बैठ गए थे, पीपल्स पार्टी अकेली हो गई थी। तो इत्तेहाद जब इलेक्शन करीब आएगा, कोई जब मंजिल के करीब आएंगे, तो फिर ये इत्तेहाद यकीनन टूट जाएगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सबको पता है, नवाज शरीफ साहब को पता है कि इस इत्तेहाद टूटने का नुकसान होगा। अगर इत्तेहाद में ना होते तो कल मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी जो थी ना, जो आज होनी थी, वो कल नैब मुलतवी ना करता कोरोना की आड़ में। ज़ाहिर है सारी सियासी जमातों को कोई ना कोई फ़ायदा इस इत्तेहाद से है। मौलाना फजल रहमान साहब देखें अब वो किस तरह सबसे बड़े लीडर बने हुए हैं भी, उनकी एक अपना कद काट है, लेकिन सारी जमातों के इत्तेहाद के सरबराह पीपल्स पार्टी, उनके अपने फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। गिलानी साहब जब बन गए, सेनेटर बन गए, अपोजिशन लीडर बन गए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ना। तो हर सियासी जमात अपना अपना फ़ायदा सामने रख कर, और बड़ा मकसद है आइंदा आम इंतखाबात से पहले कोई अपनी पॉपुलैरिटी और इमरान खान को ज़्यादा गैर मकबूल करना। तो उस मकसद के लिए ये सारी जमातें रहेंगी साथ। तो मुझे टूटता नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़े वाले मामले के बाद भी तुड़वा दिया था, और उससे पहले भी 2-4 बार जो इत्तेहाद को तुड़वा चुके हैं काफ़ी सारे दोस्त। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि टूटेगा। तो अब आखिर में वो जो हमारा सिलसिला है अपने मेहरबानों की बातों का पर उनके कमेंट्स पर बात करना, साजिद तूरी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाला होने के बावजूद गिलानी के इस तरह अपोजिशन लीडर बनने के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा करके पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई। वही जो बात मैंने अपने पहले व्लॉग में की थी कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी बेचैनी है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। इत्तेहाद में थे, बात जो थी वो सामने ज़िद करके मनवा कर कायल करके की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। ये कोई तरीका पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं, संजीदा से मुराद के जो लोग चाहते हैं कि यार इत्तेहाद के अंदर आ जाए और पार्टी बदनाम ना हो, तो वो ये इसको अच्छा नहीं समझ रहे। मैंने पहले भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के किचन कैबिनेट के जो लोग हैं वो भी इस पर जो है वो ज़रा नाला हैं, उन्होंने भी अपना रिजेंटमेंट शो किया है। हिना फैसल साहब हैं, वो कहती हैं कि जी साहिबा, हिना फैसल साहिबा, माफ़ी चाहता हूँ, हिना फैसल साहिबा हैं, वो कहती हैं अब वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। यानी गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो अब चेयरमैन सेनेट के ओहदे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो ये लड़ी जा सकती है, वो तो अदालती मामला है। जब अगर वो अदालत ने वो 7 वोट जो मुस्तरद शुदा हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया,
तो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे और अपोजिशन लीडर कोई और आ जाएगा। और अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहता है तो फिर कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसका इस मामले से कोई नहीं है वो। अगर कोई डील है, अगर कोई तय है कि जनाब आप हमें अपोजिशन लीडर के लिए हमें वोट कर दें, वो जो कुछ कहा जा रहा है कि बाप के कुछ वोट आए हैं पीपल्स पार्टी के उसमें टोकरी में, तो अगर वो कोई डील है तो फिर तो मुमकिन है कि लड़ाई ना लड़ी जाए। लेकिन इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी आगे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जा सकती है। अच्छा जी, एक और हमारे मेहरबान है, वो कहते हैं क्या एक सेनेटर हुकूमती उम्मीदवार बराए चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर बराए सेनेट को वोट कर सकता है? जनाब, असल मसला ये है कि जो चेयरमैन सेनेट का वोट होता है वो होता है खुफिया, तो किसी को नहीं पता कि वहाँ किसने वोट दिया। अपोजिशन लीडर के लिए बाज़ाब्ता दस्तखत किया जाता है, प्रपोज़ल लिया जाता है, वो हर एक मेंबर का अलग अलग से दस्तखत करवाया जाता है, तो पता होता है कि किसने वोट किया। और दूसरी बात यह कि जो अपोजिशन लीडर के लिए सेनेटर वोट करेंगे वो अपोजिशन की बेंचेस पर बैठेंगे, फिर वो हुकूमती की बेंचेस पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा ये थोड़ा सा मामला अलग अलग है। अपोजिशन लीडर के लिए जो वोट आता है वो वोट पता होता है कि किसने दिया, यानी दस्तखत किसने किया है। और चेयरमैन सेनेट का खुफिया वोट होता है और अपोजिशन लीडर को वोट देने वाला लाजमन अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगा। तो ये अब पता तो नहीं है ना चेयरमैन सेनेट को वोट देने वाले किन लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया, लेकिन जिन्होंने गिलानी साहब के लिए वोट किया है यानी दस्तखत किए हैं अपोजिशन लीडर के लिए, वो तो अपोजिशन की नशस्तों पर बैठेंगे। अब तक के लिए इतना ही।